हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोज़ और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोज़ आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। जब कंपनीज पर्सनल सेलिंग करने के लिए सेल्स फोर्स को रखती है, क्योंकि हर एक कंपनी को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को या सेल्स फोर्स को तो रखना पड़ता है अगर वो चाहती है कि उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में जाके पर्सनल सेलिंग करें। तो उस सेल्स फोर्स को मैनेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्स फोर्स को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज़ नहीं होंगी, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं होंगे, क्योंकि वो इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो सेल्स फोर्स को मैनेज करने के लिए अगर हम बात करें कि क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो ये एक पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। कंपनीज़ को इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जब वो अपने सेल्स फोर्स को मैनेज करती है। कैसे उसे मैनेज करना है, अगर आपको ये प्रोसेस डिटेल में देखना है 5 के 5 स्टेप्स, तो मैं इसको डिटेल में कवर कर चुकी हूँ। आप दिशा क्लासेस के मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को कवर करेंगे। जो सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं कि कैसे सेल्स फोर्स को मैनेज करना चाहिए, या सिर्फ नॉलेज के लिए इस टॉपिक को देख रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, तो फर्स्ट स्टेप है रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले कंपनीज़ को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्रूट करना है और उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि भी जब कंपनीज़ ये स्टेप कर रही होती है, फर्स्ट स्टेप पे होती है, तो क्या क्या चीज़ों को उसे ध्यान रखना है। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम जो बेस्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वही आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों और उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को ही आप सेलेक्ट करें एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारी टोटल सेल्स होती हैं उसमें से 52% सेल्स कहाँ से आती हैं? टॉप के 25% सेल्स फोर्स से। तो आप देख सकते हैं कि भी सेल्स में कितना ज़्यादा रोल होता है सेल्स फोर्स का, कि टोटल सेल्स में से 52% सेल्स कहाँ से निकल के आती हैं? सेल्स फोर्स से, और जो टॉप के 25 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो करके देते हैं कंपनीज को। तो आप देख सकते हैं कि भी अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को या बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, सेल्स में तो हेल्प करते ही करते हैं। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें वो है सेल्स फोर्स टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है जो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आपने अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन नहीं करा तो आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपकी कंपनी को छोड़ के जाएंगे। उसके छोड़ के जाने की वजह से क्या क्या लॉस है? पहला तो टाइम का लॉस है, आपको दोबारा से जो भी छोड़ के गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए दोबारा से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना पड़ेगा, दोबारा से सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो उस पर आपका टाइम और मनी दोनों क्या होंगे? वेस्ट। दूसरा लॉस क्या है? जो भी आपकी सेल्स हैं, सेल्स क्या हो जाएंगी? डिक्रीज, क्योंकि जब तक आप उन बंदों का रिप्लेसमेंट नहीं लाएंगे तो सेल्स में क्या आएगा? एक डाउन साइड। थर्ड, जो हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सन रह जाएंगे, जो रह जाएंगे कंपनी में, जो छोड़ के नहीं गए, उन रिप्रेजेंटेटिव्स पे एक प्रेशर आ जाएगा उनके सेल्स को पिकअप करने का, कि उनकी जो सेल्स डाउन हुई है उन सेल्स को पिकअप करने का प्रेशर किस पे आ जाएगा? एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स पे। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कंपनीज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करे तो उन्हें कितने अच्छे तरीके से उन्हें सेलेक्ट करना है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, सेकेंड है जब आपने बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंपनीज क्या करती हैं? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ट्रेनिंग। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, कैसे कस्टमर्स को एनालाइज करना है, उनको समझना है, उन्हें कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो कस्टमर्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं।
जब आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में जाके कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर चाहता है कि उस रिप्रेजेंटेटिव को प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज हो, कंपनी की अच्छे से नॉलेज हो कि कंपनी कब बनी, कैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं, क्या कंपनी की इमेज है, क्या उसकी गुडविल है, क्या कंपनी फंक्शन करती है, किस चीज़ों में कंपनी डील करती है। तो कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे वो अलग अलग मेथड्स कस्टमर को बता सकता है ऑपरेशंस के, मतलब कैसे कैसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। तो अलग अलग ऑपरेशंस वो इफ़िशेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। आपका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग इफ़िशेंट और रिलायबल भी होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद कंपनीज क्या करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड वेरी करता है, किसी को तो 10 से 12 वीक्स तक दी जाती है, किसी को 30 to 40 वीक्स दी जाती है। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड कंपनीज डिसाइड करती हैं कि भी किसको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और सेल्स ट्रेनिंग अगर मेथड्स की बात करें तो अलग अलग सेल्स पर्सन्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग के मेथड्स हैं। ये HRM का टॉपिक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि भी किन किन मेथड्स के थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग दी जाती है। सेंसिटिव ट्रेनिंग होती है, लेबोरेटरी ट्रेनिंग होती है, रोल प्लेइंग होता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रेनिंग देने के लिए। जब आपने उन्हें ट्रेनिंग भी दे दी तो थर्ड हमारा स्टेप है सुपरवाइजिंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर क्या करना है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जब फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सुपरवाइज करना है कि वो फील्ड में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप उनकी सुपरवाइज करेंगे। तो हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की प्रोडक्टिविटी क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सुपरवाइज करेंगे तभी तो हमें पता चलेंगी। और अगर मैं बात करूं कि भी जब कंपनीज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सुपरवाइज कर रही थी और उन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी को चेक किया कि हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो 3 चीज़ें सामने निकल के आई। वो 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो 3 चीज़ें क्या निकल के आई? सबसे पहले निकल के आई कि भी हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करंट कस्टमर्स पे ही फोकस कर रहे हैं। जो कंपनी के करंट कस्टमर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, वो उन्हीं पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। बल्कि उन्हें फोकस किसको करना चाहिए? प्रॉस्पेक्ट्स को, जो अभी कंपनी के कस्टमर्स नहीं हैं लेकिन कंपनी के कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उन्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए इन प्रॉस्पेक्ट्स पे ताकि वो इनको कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सके। दूसरा उन्होंने क्या नोट डाउन किया? दूसरा उन्होंने नोट डाउन किया कि हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं स्मॉल एंड लेस प्रॉफिटेबल अकाउंट्स पे। जो कंपनी की ऐसे कस्टमर्स हैं जो स्मॉल कस्टमर्स हैं या स्मॉल प्रॉफिटेबल अकाउंट लेस प्रॉफिटेबल अकाउंट्स हैं, उन्हीं पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बल्कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि वो लार्ज अकाउंट्स पे और मोर प्रॉफिटेबल अकाउंट्स पे क्या करें? फोकस करें ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। लेकिन वो स्मॉल जो कस्टमर्स हैं या जो स्मॉल अकाउंट्स हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरी चीज़ हमने देखी उनकी टाइम यूटिलाइजेशन, कि वो कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। तो हमने देखा जो उनका टोटल वर्किंग टाइम है उसमें से वो सिर्फ 29% टाइम ही सेलिंग करते हैं। उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है वो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं, जैसे रिपोर्ट्स को लिखने में, बिल्स प्रिपेयर करने में, सेल्स मीटिंग को अटेंड करने में, ट्रैवल करने में, या फिर हम कह सकते हैं जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बातचीत करने में, जैसे प्रोडक्शन में, बिलिंग डिपार्टमेंट में, डिलीवरी डिपार्टमेंट में। तो इनके साथ एक्टिविटीज़ को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चली? जब हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सुपरवाइज़ किया। तो जब आपने उन्हें ट्रेन कर दिया कि भी कैसे उन्हें पर्सनल सेलिंग करनी है, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, कैसे प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो आपको कुछ टाइम के लिए अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सुपरवाइज भी करना चाहिए कि क्या उनकी प्रोडक्टिविटी है, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, कहाँ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब आपने उन्हें सुपरवाइज़ किया
और अगर आपको लगता है कि उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है तो फिर हम क्या करते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के लिए भी कंपनीज़ के पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की, कि भी कंपनीज़ के पास बहुत सारे मेथड्स हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशन से उनकी क्या होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। वो मोर एफर्ट्स लगाएंगे जब वो मोटिवेटेड होंगे। मोर एफर्ट्स लगाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी। उन्हें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, अच्छे। वो सेटिस्फाइड रहेंगे। जब वो सेटिस्फाइड होंगे, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो चीज़ें उन्हें फर्दर दोबारा से मोटिवेट करेंगी अच्छे एफर्ट्स लगाने के लिए। तो मोटिवेशन का आपने रोल समझ लिया होगा कि भी अगर आपने उन्हें मोटिवेट किया, मोटिवेट करने के बाद उनके क्या होंगे, इंक्रीज्ड एफर्ट्स। वो एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे। एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स और सेटिस्फेक्शन ये क्या होंगी, हायर। ये भी इम्प्रूव होंगी या ये भी अच्छी होंगी। जब ये तीनों चीज़ों दोबारा से अच्छी होंगी तो ये दोबारा उन्हें क्या करेंगे, फर्दर मोटिवेट। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि एफर्ट्स लगाने के बाद, एफर्ट्स उन्होंने लगाए तो उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये चीज़ें दोबारा से उन्हें फर्दर मोटिवेट करेंगी दोबारा से अच्छे एफर्ट्स लगाने के लिए। तो मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी कि क्यों सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, कंपनीज को मोटिवेट करना चाहिए। अच्छे तरीके से हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेथड्स की। तो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, जहाँ आप मॉनेटरी टर्म्स में उन्हें कुछ बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कुछ आप रिवॉर्ड्स दे रहे हैं मोटिवेट करने के लिए। लेकिन अगर हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं उनकी पे से। अगर उन्हें प्रमोशन का चांस मिले, पर्सनल ग्रोथ का चांस मिले, तो इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। या फिर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिले, तो ये 4 चीज़ें हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। ये ऐसे रिवॉर्ड्स हैं, या तो उनकी पे को इंक्रीज़ कर दो, या उन्हें प्रमोशन के चांसेस दो, पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, या फिर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों से हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सिर्फ लाइकिंग एंड रिस्पेक्ट, अगर सिर्फ आप उसे लाइकिंग और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, या सिर्फ रिकॉग्निशन दे रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इतने ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम मोटिवेशन की बात करें मेथड्स की, तो ये बेस्ट मेथड्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। कैसे कंपनीज़ को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, इन तरीक़ों से वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते। ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट नहीं होंगे तो वो एफ़र्ट्स अच्छे से नहीं लगाएंगे। एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दोबारा से फर्दर वो क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे कि रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे, सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रही, रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही, तो दोबारा से वो सारी चीज़ें उन्हें फर्दर क्या कर देगी, डीमोटिवेट। तो इसलिए यहाँ से हमने देखा मोटिवेशन का क्या रोल है, क्यों मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है, और कैसे कंपनीज उनको मोटिवेट कर सकती है। उसके बाद फाइनली हमारा स्टेप है कि जब आपने उन्हें मोटिवेट कर दिया तो लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है इवेल्युएटिंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। फाइनली कंपनी को क्या करना है, उनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को या उनके रिजल्ट्स को क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिजल्ट्स वो कंपनी को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें इवेल्युएट करनी है। ये हमारा है लास्ट स्टेप। अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो इवेल्युएशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि भी उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपने उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें बता दिया सुपरविज़न के टाइम और मोटिवेशन के टाइम क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद आपके पास फीडबैक तो होना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। अब फीडबैक कहाँ से मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। अब बात आती है कि जब हमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है,
इवेल्युएट करने के लिए इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कंपनी के पास, तभी तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकेगी। तो पहले बात कर लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज की, कि क्या क्या सोर्सेज है। अगर हम इन सोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स सेल्स रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो 2 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट पार्ट में वो अपनी एक्टिविटी प्लान बताते हैं, उसके बाद है एक्टिविटी रिजल्ट्स राइट अप। जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपनी सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एक्टिविटी प्लान, जहां वो अपनी एक्टिविटीज़ की प्लानिंग बताते हैं कंपनी को, कि भी हम या तो 1 महीना पहले या 1 वीक पहले ही बता देते हैं, सेल्स रिपोर्ट डिपॉजिट सबमिट कर देते हैं कंपनी के पास। उसमें वो बताते हैं कि भी इस महीने या इस वीक में हम कहाँ किस एरिया में जाएंगे, कितने कस्टमर्स को विजिट करेंगे, क्या हमारा ट्रैवलिंग प्लान है, कितने नंबर ऑफ़ अकाउंट्स को हम कॉल करेंगे। सारी रिपोर्ट्स वो अपनी वहाँ बताते हैं ताकि कंपनी को पता रहे कि भी हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कब और कहाँ है। और वहाँ से एक हमारे लिए क्राइटेरिया सेट हो जाता है। जब वो बताता है कि मैं इस महीने या इस वीक इतनी सेल्स कॉल करूँगा, तो जब उसने अपनी सेल्स कॉल बताई तो हमने देखा कि चलो इसने प्लानिंग इतनी करी है, वहाँ से उसकी प्लानिंग की हमें पता चल जाती है। उसके बाद जब वो अपना पूरा महीना हो जाता है या वीक हो जाता है, एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, उस एक्टिविटी के रिजल्ट्स को राइट अप करता है उसी सेल्स रिपोर्ट में। फिर वहाँ वो लिखता है कि कितना टाइम उसने हर एक कस्टमर पे स्पेंड किया, कितना एक्सपेंस हुआ हर एक कस्टमर को विजिट करने का, कितनी उसने सेल्स कॉल करी उस टाइम पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेल्स रिपोर्ट से मैच कर सकते हैं कि उसने प्लानिंग क्या करी थी और उसने कितना उस प्लानिंग पे फुलफिल किया है, कितनी अचीव की है। तो यहाँ से भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। पहला क्राइटेरिया। दूसरा, अगर हम इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास अब आ गई, दूसरा हो सकता है कि भी आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, उनका सर्वे कर सकते हैं कि कैसे हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आपको उनकी डीलिंग मेथड लगते हैं, या फिर आप जो अदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछ सकते हैं कि दूसरे वाला सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, या फिर आप पर्सनली भी खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या उनके परफॉर्मेंस है। तो ये कुछ मेथड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का, ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सको। एक मेथड की और बात कर लेते हैं इवेल्युएशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मल इवेल्युएशन। वैसे तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन फॉर्मल इवेल्युएशन में एक मेथड है कंपैरिजन। कंपैरिजन मेथड क्या कहता है कि आप जिस भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हो, तो उसकी करंट परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर कर दो, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। मान लो आपने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की 2022 की परफॉर्मेंस ले ली, 2021 की परफॉर्मेंस ले ली। अब आप देखो कि 2021 में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी और 2022 में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। और जब आप ये कंपैरिजन कर रहे हो 2 ईयर की परफॉर्मेंस का, क्योंकि आपको उसकी परफॉर्मेंस ही तो इवेल्युएट करनी है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। जब आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही बेस पे कंपैरिजन नहीं करना। जो आप क्राइटेरिया रखेंगे कंपैरिजन करने के लिए, वो बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे टोटल सेल्स उसने कितनी करी, फिर अगर 2-3 प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट ए की सेल्स कितनी करी, प्रोडक्ट बी की सेल्स कितनी करी, एक्सपेंसेस कितने करे सेल्स पे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ़ कस्टमर या नंबर ऑफ़ कॉल्स कितनी करी, उसके बाद नए कस्टमर्स कितने जोड़े उसने, कितने लॉस्ट कस्टमर्स हैं, कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारी कंपनीज को छोड़ के चले गए। ये इन सारे बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो उन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे आपको उसकी परफॉर्मेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है ईयर टू ईयर। तो ये भी एक मेथड है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे कंपनीज सेल्स फोर्स की मैनेजमेंट कर सकती है। अच्छे से सेल्स फोर्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उनसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो टोटल इस प्रोसेस में आपने देख लिया 5 स्टेप से कैसे रिक्रूट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देनी है,
ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें सुपरवाइज़ करना है, सुपरवाइज़ के बाद उन्हें मोटिवेट करना है और मोटिवेट करके फाइनली उनके रिजल्ट्स को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ये था हमारा आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग का। डिटेल में देखना है अगर आपको फिलिप कोटलर की बुक के चैप्टर्स, तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये टॉपिक भी मैंने आपको फिलिप कोटलर की बुक से ही कवर करवाया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए, और मैं आपको सारे ही टॉपिक्स फिलिप कोटलर की बुक से कवर करवा रही हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दिशा क्लासेस को ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि ऐसा और सब्जेक्ट्स का कंटेंट भी मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। दिशा क्लासेस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को मैं दिशा क्लासेस पर कवर करूँगी अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। कीप स्पॉटिंग दिशा क्लासेस।